हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए सिविक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। अगर आपके पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की तो उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। अब इसी साल से चैप्टर नंबर 1 हटा दिया गया है और ये पहला चैप्टर हो गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है। तो अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दें लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं, यानी कि जो शासक हैं, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब भाई जनता ने रूलर्स को तो चुन लिया, लेकिन इसके कुछ फीचर्स भी तो होंगे डेमोक्रेसी के, जिसके आधार पे जो सरकारें हैं वो अपना कार्य करेंगी। तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स के थ्रू हम इसको जानेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। तो पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो है द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनको जनता ने चुना है। अब जैसे कि एक उदाहरण से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। 1999 में जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो कि वहाँ के जनरल थे, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, उन्होंने 1999 में अपनी सरकार का तख्ता पलट दिया और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और थोड़े दिनों बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। और 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया और 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। जो पाकिस्तान की मीडिया थी, मानवाधिकार संगठन थे और उन जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। लेकिन अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला और उसमें एक ऑर्डर के द्वारा उन्होंने ये कहलवा दिया कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं भाई, वहाँ पे जो पावर है वो रूलर्स के हाथ में है, लेकिन वो रूलर्स जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है। तो यही डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है कि जो फाइनल डिसीजन ले रहा है, जो व्यक्ति फाइनल डिसीजन कर रहा है अपने देश के लिए, वो जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो, हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको जनता ने चुना है। कहीं से तो वो वाराणसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पर वो जीते, यानी कि वो जनता द्वारा चुन कर आए। उनकी सरकार में जितने भी लोग हैं, मंत्री हैं, जो भी उनके संसद के सदस्य हैं, उनकी पार्टी के सदस्य हैं, वो सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जनता के द्वारा चुनकर आए। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग किस में होनी चाहिए? जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति के हाथ में। सेकंड फीचर देखते हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं चीन की संसद की। चीन की संसद में हर 5 साल बाद रेगुलरली चुनाव होते हैं और वो संसद देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। उस संसद में जो देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है उसमें पूरे चीन से करीब 3000 मेंबर्स होते हैं। उनमें से कुछ मेंबर्स का चुनाव सेना भी करती है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले जो उम्मीदवार हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अब क्या हुआ, 2002-3 में ये जो चुनाव होते हैं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी
और उससे जो अटैच्ड कुछ छोटी पार्टी होती हैं, सिर्फ उन्हीं के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। तो सरकार किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ के लोगों को कोई और विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। भाई जब एक ही पार्टी के सारे सदस्य चुनाव लड़ेंगे, एक ही पार्टी के मेंबर हैं जो चुनाव में खड़े हैं, कोई विकल्प ही नहीं है, तो जनता उन्हीं को चुनेगी। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि चुनाव भी हो रहे हैं और फिर भी लोकतंत्र नहीं है। ऐसे ही मैक्सिको में होता है। मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद वहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन नहीं रहा, कभी कोई डिक्टेटर नहीं रहा, लेकिन 2000 तक, यानी कि पूरे 70 ईयर तक एक पार्टी थी वहाँ पे, PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हालांकि इसका नाम तो IRP होना चाहिए भाई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, लेकिन पता नहीं अब इसको PRI के नाम से ही जानते हैं। तो इस पार्टी को ही जीत मिलती है। क्यों मिलती है? विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर उनको कभी जीत नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो PIR है वो हमेशा चुनाव जीत जाती है। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य है कि वो पार्टी की बैठक ज्वाइन करें। जो भी सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं वो अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट डालने को कहते हैं। जो मीडिया है वो सिर्फ PRI के अच्छे कामों को दिखाती है और विपक्षी दलों के बुरे कामों का महिमा मंडन करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लोग फिर किसको वोट करते हैं? PRI को ही वोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे को वो वोट डाल ही नहीं सकते। अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्शन भी हो रहा है लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, और मैक्सिको के मामले में हमने देखा कि लोगों के पास ऑप्शन भी है लेकिन फिर भी गलत तरीका अपना के, चुनाव में गलत तरीका अपना के एक ही पार्टी पिछले 70 सालों से राज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे फीचर डेमोक्रेसी के, कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड पीपल के हाथ में होनी चाहिए और डेमोक्रेसी में एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके थर्ड फीचर की। थर्ड फीचर है इसका, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू। यानी कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं हो कि किसी को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये डेमोक्रेसी, हम सऊदी अरेबिया को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। यानी कि एक निश्चित उम्र के बाद हर व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो एज हो, चाहे वो सेक्स हो, या फिर वो उनका सोशल स्टेटस हो, उसके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। वैसे ही एस्टोनिया एक देश है जहाँ पर इस तरह के नियम हैं कि जो रूसी अल्पसंख्यक समाज है, यानी कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो वोट डालने का अधिकार हासिल करने के लिए उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी उनको बहुत मुश्किल से वोट डालने का अधिकार मिलता है। वैसे ही फिजी एक देश है, वहाँ की चुनाव प्रणाली में जो फिजी के मूल निवासी हैं उनके वोट की वैल्यू जो भारतीय मूल के फिजी नागरिक हैं उनके वोट से कम होती है। तो तीसरा फीचर हमें क्या समझ में आया कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति के वोट की कीमत समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के वोट की कीमत ज़्यादा है और किसी के वोट की कीमत कम है, तो हम उसको डेमोक्रेसी
नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि चौथा जो इसका फीचर है वो ये है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कानून का राज होना चाहिए, यानी कि जो भी संविधान ने लिमिट सेट की हैं उन्हीं के अंतर्गत राज होना चाहिए और हर व्यक्ति के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए। ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति मिली थी, यानी 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर जानू पीएफ दल है एक, उसी का शासन चलता आ रहा है। जो उसके नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे, वो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। वहाँ पे चुनाव नियमित रूप से होते हैं, लेकिन हमेशा रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ही जीतती है। हालांकि वो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं। उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि भी कर ली और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अलावा एक और क्या है कि जिम्बाब्वे में जो रेडियो और टेलीविज़न है उस पर सरकारी नियंत्रण है, यानी कि सिर्फ शासक दल के विचार ही वहाँ पर प्रसारित होते हैं। अखबार हालांकि वहाँ स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत दिनों तक यही सब चलता रहा और 2017 में जाके मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सका। तो ये उदाहरण हमें क्या बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना भी लोकतंत्र की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नेता लोकप्रिय हों वो लोकतांत्रिक भी हों, वो अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं, वो तानाशाह भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि वो संविधान द्वारा तय किए गए दायरे के अंदर ही काम करे और हर नागरिक के अधिकारों का आदर करे। तो इन सारी फीचर्स से हमें क्या समझ में आया कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें क्या क्या रूप निकल के आए, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं, विकल्प उपलब्ध कराते हैं, यानी कि अगर नागरिक चाहें तो मौजूदा सरकार को बदल भी सकते हैं। तीसरा कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और चौथा और लास्ट है कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय किए गए कानून और नागरिक अधिकारों के द्वारा जो भी दायरे हैं नागरिक अधिकारों के, उनको मानते हुए ही काम करे। तो ये थी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वाई डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।